Okay, बच्चों, so in this lecture we are going to study about two very important aspects of chemical kinetics। और वो दो चीज़ें जो हमें आज कवर करनी है वो है बच्चों, एक तो है केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट्री एंड सेकंड इज कॉम्प्लिकेटेड। एलिमेंट्री रिएक्शन ही बच्चों क्या हो जाते हैं, वन स्टेप, जो सिंगल स्टेप में अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। और जो कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे टेक जनरली मोर देन वन स्टेप्स टू कंक्लूड और टू कंप्लीट। अच्छा, दूसरा जो आज के इस लेक्चर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ने वाले हैं, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, दिस ऑल्सो वी विल बी सीइंग। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, तो चूंकि दो हिस्सों में हमें केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है, तो ऐसा करते हैं कि बीचों बीच में केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसको उसके दो ब्रांचेस कर देंगे। ओके, सो दिस इज केमिकल रिएक्शंस, और इस केमिकल रिएक्शन की बच्चों दो ब्रांचेस या it can be classified into two different types. So what are those types? देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। देखिए, केमिकल रिएक्शंस बच्चों बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर कंप्लीशन, हम इन्हें दो तरह से समझते और जानते हैं। जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस होती हैं दे आर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल या एलिमेंट्री रिएक्शन से लिख देते हैं, जगह कम है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। एंड द सेकेंड कैटेगरी यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, है ना। तो जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस। ओके, सो दिस इज द कैटेगरी फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड कैटेगरी। अब ये जो एलिमेंट्री या कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हैं, इनका क्या मतलब है भाई? देखो, एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं वो बच्चों सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। सो दे आर बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शंस, मीन्स दे टेक जस्ट वन स्टेप टू कंप्लीट। whereas these complicated reactions are having at least two steps, or you can say multiple steps, है ना। तो एटलीस्ट टू स्टेप रिएक्शंस, कम से कम दो स्टेप तो लगने ही लगने हैं, एटलीस्ट टू स्टेप रिएक्शंस। ओके, अब क्या होता है बच्चों, कोई रिएक्शन अगर एक ही स्टेप में हो तो उसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म में एक ही स्टेप होगा, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेप्स हो तो उन सारे स्टेप्स को ऑर्डरली एक एक करके लिखते जाएंगे, देन वी गेट द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां पर तो रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई वैसा मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेप है तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म ही होगी, है ना। तो चलो लिख ही लेते हैं। तो दीज आर सिंगल स्टेप रिएक्शन, सो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये बच्चों जो अपने कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं जिनमें कम से कम दो स्टेप तो होने ही चाहिए, तो उनमें क्या होता है कि स्टेप वाइज एक एक हम लोग रिएक्शन लिखते चले जाते हैं, एंड देन ऑल स्टेप्स, इफ वी एड ऑल स्टेप्स देन वी गेट द फाइनल रिएक्शन। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कैसा होगा? तो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन की साइड जो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात है, तो हमें ये लिखना होगा उसमें
कि यहां पर क्या होता है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है दैट इज व्हाट, दैट इज a sequential order, that is a sequential order of all the steps, मतलब जो स्टेप पहले होगा उसको पहले लिखा जाएगा, जो बाद में होगा उसको बाद में लिखा जाएगा। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, किसी भी रिएक्शन की हम बात करें, सिंगल स्टेप रिएक्शन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मल्टीपल स्टेप है तो उसमें हर स्टेप को अलग अलग करके लिखना पड़ता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ऑल द स्टेप्स, एंड ईच स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज एक्चुअली एन एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ, अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो एक बात तो ये हो गई कि सारे स्टेप्स को लिखना है। दूसरी ये भी महत्वपूर्ण बात होती है कि उस रिएक्शन मैकेनिज्म का हर स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन ही होता है या सिंगल स्टेप रिएक्शन ही होता है। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म is an elementary reaction, अब बात है, सर ठीक है एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो गया, जरूरत क्या थी इसकी? क्या वास्तव में हमें कहीं अपने क्वेश्चंस की सॉल्विंग में या कुछ पढ़ने के लिए सबकी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है बच्चों। देखो, तो अभी रिक्वायरमेंट आएगी, तो अभी तो ये स्पष्ट हो गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन का अर्थ हुआ सिंगल स्टेप, और कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो गई मल्टीपल स्टेप्स। ओके, नाउ देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। लेट अस सी दैट आल्सो। फिर उसके बाद एक रिएक्शन मैकेनिज्म लेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी एक साथ ही दोनों एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो भाई, क्या है मॉलिक्यूलैरिटी? नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स इट बिकम्स कंफ्यूजिंग अ लिटिल बिट if you are not completely aware what is all about, what the molecularity is all about। देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन कुछ यूं बताई जाती है कि for a chemical reaction क्या होता है बच्चों? ये जो मॉलिक्यूलैरिटी है, दिस इज मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स। अब ये जो बच्चों पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स, दीज पार्टिकल्स मे बी आयंस, और दीज पार्टिकल्स में बी मॉलिक्यूल्स। कोई भी फॉर्म हो सकता है, रिएक्ट करना चाहिए। ओके, so what is molecularity? It is minimum number of reacting particles that collide, that जो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं to form a product। केवल इतनी ही बात नहीं है, अभी और बात है। to form a product
इन या इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन रेट डिटरमाइनिंग, अब ये थोड़ा नया शब्द है बच्चों आपके लिए, अभी हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज एक्चुअली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? इट इज नथिंग बट स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब वो जो सेट ऑफ स्टेप्स होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, उसमें जो सबसे धीमे धीमे रिएक्शन हो रही हो, उसमें जो सबसे धीमे धीमे रिएक्शन हो रही हो प्यारे बच्चों, वही तुम्हारे लिए काम करेगी किसका? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब चलो मॉलिक्यूलरिटी पर वापस आते हैं। क्या मतलब है? हमें तो मॉलिक्यूलरिटी समझना है, उसमें एक ही चीज नहीं आ गई, ठीक। ओके, सो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी होती है बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स दैट कोलाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम जितने पार्टिकल्स का कोलिजन रिक्वायर्ड है जो मिलके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें, दैट नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल इज कॉल्ड एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी। अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप की है तब तो वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसका सब कुछ माई बाप वही है अगर एक ही स्टेप है। हाँ, अगर एक से ज्यादा स्टेप है बच्चों तो रेट ऑफ ईच स्टेप में वेरी, कोई थोड़ा तेज होगा, कोई थोड़ा फास्ट होगा। तब हम मॉलिक्यूलरिटी फिर उस रिएक्शन की कैसे देखेंगे? तब हम देखेंगे बच्चों कि उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, तो उसमें फिर देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स कितने रिक्वायर्ड हैं विच आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले एक बात और जान लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, इट में हैव हाउ मेनी वैल्यूज? ओनली 3। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज से करेंगे। ओके, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है प्यारे बच्चों। हमें ये याद रखना होगा कि अपनी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, उस मॉलिक्यूलरिटी की केवल 3 ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं बच्चों। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यूज वो क्या क्या होती हैं? It may have the value 1 or 2 or 3. That's it. So there are only these 3 possible values. तो बड़े साफ अक्षरों में लिखें इसको कि only 3 possible values. अब कोई कहे कि भाई मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 रिएक्टेंट के 4 पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का एक पार्टिकल फॉर्म करें, ऐसा नहीं हो सकता है। 3 ही होता है क्या? 10 नहीं हो सकता है मॉलिक्यूलरिटी, 5 नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों भाई? ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो समझो, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी तो 3 ही तरह की होगी, आइदर 1 और 2 और 3। किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई कहे कि भाई मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सर ऐसा लिख लें क्या मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है? अरे 0 कहां से हो जाएगा? कम से कम एक पार्टिकल तो चाहिए होगा ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, 0 नहीं हो सकती। अच्छा सर मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? अरे नेगेटिव कहां से हो जाएगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? अच्छा कोई बात नहीं सर, चलिए बताइए फ्रैक्शन में हो सकता है क्या मॉलिक्यूलरिटी? अरे फ्रैक्शन कहां से हो जाएगा? इंटीजर वैल्यू चाहिए और केवल 3 ही चाहिए। जब हमने ये याद रख लिया कि मॉलिक्यूलरिटी बस यही 3 हो सकता है, तो फिर इसके अलावा जो कुछ है वो नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ भी उटपटांग सवाल कोई करता रहे, आप उसका जवाब देंगे नो। मॉलिक्यूलरिटी की केवल और केवल
बस यही 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है, ये बात एक बड़ी कॉमन मन में आनी चाहिए कि सर वाई मॉलिक्यूलरिटी कैन हैव मैक्सिमम 3 वैल्यू, व्हाट इज द रीजन, है ना? व्हाट इज द रीजन? कैसे हो सकता है ये? 3 ही क्यों होता है? 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता? बच्चों हमेशा याद रखें, क्या होता है कि जैसे गौर से समझिएगा बात को, से हमने कहा कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट के पार्टिकल हैं ए और बी। तो जब कोई भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि देयर इज अ कोलिजन among the particles of reactants if there is more than one particle। अगर ऐसा भी हो सकता है कई बार एक से ही कुछ दूसरा बन जाए तो एक अलग ही बात है, तो वो भी हवा में नहीं बनेगा, उसके लिए कुछ होना चाहिए, जैसे सनलाइट हो गया, कुछ और रीजन होना चाहिए, देन ओनली इट गेट्स सम डिफरेंट प्रोडक्ट। तो अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 की बात किए तो 2 आपस में टकराए, टकरा के इनने कुछ नया बना दिया सी। ठीक, कोलाइड हुए, आपस में टूटे, पुराने बॉन्ड्स ध्वस्त हुए, नए बॉन्ड तैयार हुए, सी तैयार हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 की जगह 3 का कोलिजन हो जाए। सो से ए बी डी, दीज 3 कोलाइड्स एंड फॉर्म ई। अब बच्चों ये जो कोलिजन ऑफ द कंपाउंड्स है या कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स है, होता क्या है कि जैसे इन्हें क्या करना, ये डी है, दिस इज नॉट बी, है ना? ए बी डी एंड दिस 3 आर फॉर्मिंग ई। करना क्या है कि मन में ये आएगा सर कि 4 भी तो टकरा के कुछ बना सकते हैं। 4 की नौबत ही नहीं आएगी बच्चों। चौथा जब तक टकरा ही नहीं पाएगा तब तक कुछ नया बन जाएगा। अब फिर उस रिएक्शन में अगर कोई चौथा प्रेजेंट है, मान लीजिए हमने कहा इस रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट है, से द रिएक्टेंट्स आर ए एंड बी फॉर दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। अब कोई कहे तो ए और बी ही रिएक्टेंट है, तो हमने एक ही स्टेप में मामला निपटा दिया। कोई कहे कि भाई ये जो दूसरा एग्जाम्पल है सर, हमारे पास आपने 3 ही लिखे, आपसे एक छूट गया है सर, एक तो ए था, एक बी था, एक डी था और एक एफ बी था। सर हमारे पास यहां पर 4 रिएक्टेंट्स थे, यहां पे 2 हैं और यहां पे 4 हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया कि पहले इन 3 को आपस में टकरा दिया तो ई बना। अब जो एफ बैठा हुआ है ना, बचा हुआ, वो इन 3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो इस ई के साथ रिएक्ट करेगा। तो उसे मान लेते हैं ये कुछ जी बन गया। सो दिस जी इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस जी इज योर फाइनल प्रोडक्ट। or you can say like this, say if you add these 2 reactions, let's add these 2 reactions, what happens? If you add these 2 reactions, what happens बच्चों? तो क्या होगा कि आपको इस साइड दिखेगा A, then you will see B, then you will see D, then E and then F, and in product side you are going to see E plus G. So this E gets cancelled. तब आप देख पाएंगे कि अच्छा ठीक है, अब सर सही नजर आ रहा है, ए बी डी और एफ चारों हो गए और चारों ने मिलकर क्या किया, जी प्रोडक्ट बना दिया। तो होता क्या है बच्चों, जब रियल टाइम केमिकल रिएक्शन होती हैं, व्हेन मॉलिक्यूल्स गेट्स कोलाइडेड एंड फॉर्म समथिंग न्यू, तो क्या होता है कि चौथे का नंबर ही नहीं लग पाता है। अधिकतम 3। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी मिलके ही कुछ बना दें, फिर मान लीजिए ए और बी मिलके कुछ बना दिए, फिर प्रोडक्ट का जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो उस इंटरमीडिएट से रिएक्ट किया। जैसे क्या हुआ, यहां मैंने 3 को आपस में रिएक्ट कराया, 3 आपस में कोलाइड किए एंड दे फॉर्म ई। नाउ द रिमेनिंग 4th पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट साइड, दिस इज रिएक्टिंग विद ई, नॉट डायरेक्टली विथ ए बी और डी। तो यही मॉलिक्यूलरिटी का बेसिक है। कभी ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा बहुत सारी चीजें बच्चों केमिस्ट्री में भी कई बार एज्यूम की जाती हैं, कई बार गड़बड़ होती हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखा जाता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन मोर देन 3 पार्टिकल्स मे नॉट कोलाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। मे नॉट वर्ड का यूज करते हैं, है ना, और फिर मान लेते हैं ठीक है भाई मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू चलो 3 ही रखते हैं, 3 ही रखते हैं मैक्सिमम। तो
इसको थोड़ा सा अगर नोट करें हम लोग तो बढ़िया रहेगा, दिमाग में रहेगा हमेशा। कोई ऐसे पूछते क्वेश्चन कि वाई molecularity not greater than 3? What is the reason? इस सवाल का जवाब बताइए क्या होगा। So say this question is asked. So what will be your answer? Your answer would be कि in an elementary reaction मतलब क्या हुआ बच्चों? जिसमें सिंगल स्टेप हो। सिंगल स्टेप रिएक्शन। in an elementary reaction क्या होता है बच्चों कि more than 3 particles may not collide to form product। ठीक है, तो अगर उस रिएक्शन की प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में 3 से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो फिर वो कभी भी सिंगल स्टेप होगी ही नहीं। तब फिर आपको उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी। इट विल हैव एट लीस्ट 2 स्टेप्स, और फिर उसमें देखना होगा कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, और उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही आपके लिए ओवरऑल रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी होगी। प्यारे बच्चों, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखो क्या याद रखना है अपने को, हमें याद रखना होगा इफ जो रिएक्टेंट साइड है प्यारे बच्चों, इफ रिएक्टेंट्स उनकी संख्या ग्रेटर देन 3 है तब तो मामला फंस जाएगा। अगर रिएक्टेंट की संख्या 3 से अधिक हो गई, 3 से ज्यादा पार्टिकल हैं रिएक्टेंट की साइड, तब तो फिर सर सब आपस में कोलाइड करेंगे, तो फिर एक स्टेप में नहीं करेंगे, तो मल्टीपल स्टेप हो जाएगा। तो इफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन 3 पार्टिकल्स, देन व्हाट विल हैपन, होगा ये कि जो रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन में मिनिमम 2 स्टेप्स तो होने ही हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 स्टेप्स। और हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? हर स्टेप क्या होता है? हर स्टेप इसी बात को कोई ऐसे भी कह सकता है कि इस रिएक्शन में कम से कम 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस होने वाली हैं, तब फिर मॉलिक्यूलरिटी सर फिर कैसे पता चले? और तब फिर क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलरिटी होगी उसके लिए हम किसकी शरण में जाएंगे? हम देखेंगे अपने मैकेनिज्म का सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है ना प्यारे बच्चों? जैसे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर पहुंचोगे वहां देख के समझ में आ जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एंड दैट वुड बी द मॉलिक्यूलरिटी। और अगर सिंगल स्टेप है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, चलो जरा करके देखते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात मॉलिक्यूलरिटी में है, फिर एग्जाम्पल पर आएंगे। एक बच्चों क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन देखते हैं। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन क्या लिखी जाए? तो चलो एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लेते हैं, से अल्फा ए
plus beta B. Okay, and this is giving some gamma C. Done. So this is a chemical reaction which is one step in nature, means this is elementary. तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर उसकी इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी की बात हो तो हमेशा याद रखेंगे कि जो मॉलिक्यूलरिटी आती है वो उसके रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का समेशन होती है। और ये भी ध्यान रखें कि ये जो समेशन है वो 3 से छोटा या 3 के बराबर ही होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अच्छा, तभी आप इसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये एलिमेंट्री नहीं है, तब फिर कुछ और है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखें कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इस बात को इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या ध्यान रखना है अपने को, हमें यह ध्यान रखना रहेगा कि जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज व्हाट, दैट इज सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स of reactants, okay. So this is a very important formula that all of us must remember about the molecularity. अच्छा, अब चलो, जैसे मॉलिक्यूलरिटी के लिए ये तो 1 स्टेप की बात हुई। अब चलो एक काम करते हैं ना, एक मल्टीपल स्टेप्स मैकेनिज्म को भी जरा चेक करते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू सी द मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, वो सारी बातें देखते हैं। कंप्लीट हो गया बच्चों? डन? आएगा ही नहीं। आ कहां से जाएगा, होगा ही नहीं। हम कहें अच्छा बताइए कि कुछ ऐसा तरीका सर बता दीजिए कि सूर्यदेव जो है रात में प्रकट होने लगे चंद्रदेव की जगह, तो हो जाएंगे प्रकट। जो चीज हो ही नहीं सकती वो कहां से हो जाएगी, कैसे हो जाएगा, आएगा ही नहीं। चलो, वो क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होता है तो वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, लेकिन तुम रिएक्शन में देख रहे हो कि हमें O नहीं मिल रहा है, वी आर गेटिंग O2। फिर ये जो ऑक्सीजन के एटम्स आते हैं तो दो आपस में पेयर करके क्या करते हैं, O2 बना लेते हैं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब ये स्टेप तो धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे ही O बनते हैं और 2 आपस में निकट आते हैं, तुरंत से बहुत तेजी से ये जो है आपस में रिएक्ट करके O2 बना लेते हैं। अच्छा, तो 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप इज फास्टर। तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, तो स्लोएस्ट स्टेप क्या हो गया, पहला। तो पहले में देखें तो रिएक्टेंट साइड केवल एक ही पार्टिकल है, सो द मॉलिक्यूलरिटी इज 1। अब जैसे मान लीजिए दूसरा स्टेप ही फास्ट ना होके स्लो होता और ये फास्ट होता, तब फिर मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाती, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टिकल होते। लेकिन ऐसा है नहीं, और ये काफी लॉजिकल भी है कि इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम जो है वो एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो जैसे एक दूसरे के देखते हैं, अच्छा ये भी देखो नेसेंट ऑक्सीजन और ये भी नेसेंट ऑक्सीजन, चलो मिलकर O2 बना लेते हैं, O2 बना लिए। सो दिस इज द मॉलिक्यूलरिटी इज 1। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी अनदर रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है
देखो अब ये 3 स्टेप वाली करते हैं। से हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड ऑक्सीजन, these two react with each other and form water plus bromine gas. Okay, so this reaction has a 3-step mechanism. इसकी जो mechanism है 3-step reaction mechanism. Okay, so let's do all 3 steps. बस ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं बच्चों, ऐसा कोई भी आएगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था क्लास में। Okay, done. So let's see the first step. अब जो पहला स्टेप है उस पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है दिस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म HOOBr. Okay, this is the first step. If we see the second step, what happens? This HOOBr again reacts with HBr and now it forms 2HOBr. Okay, so this is the second step. And now let's see the third step. What is the third step? Now this HOBr again reacts with this HBr and in this step water and bromine gas is formed. ओके, किसी भी स्टेप में आप जरा चेक करें तो रिएक्टेंट साइड देखें, यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा इजी रिएक्शन हो गया। इस रिएक्टेंट साइड इन ऑल 3 स्टेप्स वी आर हैविंग ओनली 2 पार्टिकल्स। तो यहाँ तो बच्चों अगर इन तीनों स्टेप्स की कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी पूछे, सो दिस इज 2, फॉर स्टेप 2 इट इज ऑल्सो 2 and for step 3 it is also 2. तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया क्योंकि हमें यहाँ ये भी जानने की आवश्यकता नहीं बची कि विच इज द स्लोएस्ट स्टेप। वाई सर, कोई भी स्लोएस्ट बना रहे, मॉलिक्यूलरिटी ही ना बताना है तो सबकी 2 है तो 2 रख देंगे, कोई भी बना रहे, हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कोई ऐसे ही पूछ दे कि भाई ये बात बताइए फिर कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है, तो आप कहेंगे सर इसकी शक्ल देख के थोड़ी बता पाएंगे, हमें फिर लैब में रिएक्शन चेक करनी होगी और फिर देखना होगा कि किस में ज़्यादा समय लगता है, किस में कम समय लगता है। अगर आप हमें ये बता दें कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है तब हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं किसी भी रिएक्शन का, लेकिन यहाँ आपकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मत बताइए कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है तब भी हम मॉलिक्यूलरिटी बता देंगे। क्यों? क्योंकि सभी से सेम ही आंसर आएगा, कोई भी बना रहा है स्लोएस्ट स्टेप। ओके, सो फाइनली द आंसर फॉर मॉलिक्यूलरिटी for this particular reaction is 2. Done. अब इस क्वेश्चन में एक और समस्या हो सकती है बच्चों। क्या आपके मन में आए कि सर हमें तो तीनों स्टेप्स ऐड करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसी पिछले वाले में भी हो सकता है कि हम तो यही सीखे सर, इफ यू ऐड ऑल द स्टेप्स यू गेट द फाइनल रिएक्शन। तब भाई सर अगर हम यहां पर ऐड करें तो ऐड कर रहे हैं तो देखेंगे अगर तो HBr और HBr, सो वी आर हैविंग ओनली 3 HBr हेयर। सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग ये है कि सर ये जो अपना HOBr है अगर आप डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो ये HOBr कैंसिल ही नहीं होगा दोनों साइड से, ये तो 2 HOBr है। हाँ सर, ये HOOBr और HOOBr तो जरूर कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स ऐड दीज 3 एंड सी व्हाट हैपेंस। देखो फिर एक बात और समझते हैं हम लोग। लेट्स ऐड दीज 3, तो क्या होगा सर कि इस साइड तो 3 ही HBr आएंगे। एक तो यही समस्या है, क्वेश्चन में तो सर 4 दिया हुआ है। अच्छा, सेकंड थिंग O2 एक आ गया, गुड। देन HOOBr हो गया, ये भी ठीक है सर। फिर HOBr हो गया, ये भी ठीक है। एंड प्रोडक्ट साइड क्या हो रहा है? प्रोडक्ट साइड सर HOOBr आ जा रहा है। फिर उसके बाद सर 2HOBr आ जा रहा है और सर फिर उसके बाद जो है H2O आ जा रहा है और एक Br2 भी आ जा रहा है। तो सब गड़बड़ नहीं हो जा रहा है सर? कैसे? अच्छा, क्यों गड़बड़ हो रहा है सर? देखिए गड़बड़ ही गड़बड़ है।
HOOBr तो चला गया। अच्छा, एक HOBr से सर एक HOBr चला गया, तो जो नेट रिएक्शन आ रही है वो कहाँ मैच कर रही है? हमारी जो गिवन रिएक्शन है, हमारा जो गिवन है सर वो तो 4HBr है, O2 है और सामने H2O और Br2 है, तो 2 H2O होने चाहिए सर, एक ही आ रहा और ये फालतू का आ जा रहा। तो इसका तो सर ये उपाय ये हो सकता है कि हम क्या करें कि सर थर्ड स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर थर्ड स्टेप में गिवन रिएक्शन में भी थोड़ी सी गड़बड़ है, गिवन रिएक्शन को अगर बैलेंस करके लिखा जाए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2Br2 होगा। ठीक है, बैलेंसिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। तो आपके मन में आएगा तो सर फिर इन 3 स्टेप से यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? स्टेप 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन ओनली वी विल हैव दिस फाइनल रिएक्शन। देखें तो मन में बात कैसी कैसी आ जाती है। तो मन में बात आ गई कि भाई ये जो रिएक्शन है ये कैसे सामने आएगी। तो इसको सामने आने के लिए हमें क्या करना होगा? पहला स्टेप प्लस दूसरा स्टेप प्लस तीसरे स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तब ऐड करिए। अरे सर बताइए, अब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो चलो स्टेप 3 ही जरा मैं लिख रहा हूं। तो स्टेप 3 तो सर आपने बताया कि HOBr जो था वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट होकर H2O और Br2 बनाता था। हाँ भाई, यही बताया। तो सर आपने कह दिया इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, बिल्कुल सही। अब सर मान लीजिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई ही कर दें, इसमें क्या कर दें हम? 2 से सर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 यहां ना लिख के चलो नीचे लिख देते हैं। सर इसको ऐसे ना लिख के, अब चूंकि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल, तो दिस वुड बी लुकिंग लाइक 2HOBr प्लस 2HBr and this gives us 2H2O plus 2Br2। अब सर ये हुआ, जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो सर आपका स्टेप 3 है, और जो नीचे लिखा है सर वो 2 इंटू स्टेप 3 है। नाउ दिस इज लाइक दिस। तब सर फिर ये 2 इंटू स्टेप 3 कर दिए, तो अब तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है 4 नजर आ रही है। 4 क्यों भाई? अरे सर देखिए 2 + 2 = 4। अरे उल्लू, ऐसा नहीं होता है। देखो, रिएक्शन की बैलेंसिंग करने के लिए अगर आप स्टेप 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें या किसी और स्टेप में किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी बदल गई। तब तो फिर तो मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन की फिक्स ही नहीं हो पाएगी। हमने कहा देखो भाई ऐसा है, हमने कहा कि मान लीजिए हमारा ये जो A है, वो A जो है अपने आप सनलाइट की प्रेजेंस में B बना देता है, और ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप होती है, दूसरे स्टेप में जाती ही नहीं। तो हमारे हिसाब से इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 1। अरे नहीं सर, 1 क्यों? सर दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर दी तो मॉलिक्यूलरिटी 50। अरे ऐसा नहीं है भाई मेरे, ऐसा नहीं है। देखो समझो, रिएक्शन को फाइनली ऑब्टेन करने के लिए किसी भी स्टेप में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उससे उसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं बदलती है। 2HOBr और 2HBr लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बनाने के लिए ये चारों आपस में लड़ रहे हैं। एक HOBr और एक HBr मिलके प्रोडक्ट बना देगा, इसके लिए चारों को लड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएं प्यारे बच्चों। तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो अधिकतम 3 ही हो सकते हैं। ठीक से दिमाग में इस बात को डाल लें। अब वो 3 लिखे, तुम सब में 10-10 मल्टीप्लाई करते चला जाओ तो 30 हो गया, तो सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 30 ना, ऐसा नहीं है। ओके, सो विद दिस स्लाइड clarification, now let's conclude this lecture of molecularity. Thank you प्यारे बच्चों।